हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम यूनिकर्न्स। तो जैसे कि अभी तक हम 2021 से लेकर 2022 का तक भी हमने जो अपना पूरा हिंदी जो पार्ट है उसका क्वेश्चन पेपर अच्छे से करा है। एक एक लाइन को समझते हुआ किया है हमने। जो ऑप्शंस हैं उनको भी हमने, उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो भी लिए हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उसको भी डिटेल में हमने कवर किया है। तो आज 2023 का हम ये अपना क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ये जो लेवल 2 है उसका क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट नहीं करके हम क्वेश्चन पेपर को यूज़ करते हैं अलग अलग फैक्ट्स जानने के लिए, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो भी मैं लगातार आपको बताती जाऊँगी, और साथ ही साथ क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है वो भी आप सभी को 2023 के इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे यही गुजारिश है कि आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल को। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 91 से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि 91 से लेकर हमारे जो क्वेश्चन है वो 150 तक आते हैं। तो 91 से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें बोल रखा है कि जो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन से हैं वो हमें देखना है। तो दो ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, गार्सा द तासी और जो हमारे जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन है उसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो आपको ध्यान रखना है जो गार्सा द तासी है उसी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है और इन्हीं की जो कृति है, इन्हीं की जो रचना है, इन्हीं का जो ग्रंथ है उसको हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है इस्तवार द लियोत्तर हिंदुस्तानी। ये गार्सा द तासी जो है उन्होंने लिखा है। थोड़ा अलग सा नाम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी में नहीं, एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज का नाम नहीं है ये। जॉर्ज ग्रेसन जो है उसके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इनके ग्रंथ का क्या नाम है। इनका है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जॉर्ज वगैरह जो नाम है वो आपको ध्यान रखने की, वो क्या होती है, अंग्रेजों के साइड के नाम होते हैं ना, अंग्रेजों के साइड के नाम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये अंग्रेजी शब्द में ये नाम रखा गया जॉर्ज, और इस तरीके से हमने जॉर्ज वगैरह को लेकर एनसीईआरटी बुक में भी अपने इंग्लिश में पढ़ रखा है। तो जो जॉर्ज है वो भाई वो मॉडर्न है। इंग्लिश वाले जो लोग होते हैं भाई वो मॉडर्न होते हैं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और तो भाई क्या याद करने का इसमें तरीका रहेगा, बस ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न से आपके रिपीटेड है, ये बहुत बारी रिपीटेड है। जितने क्वेश्चन पेपर अभी तक किए हर क्वेश्चन पेपर में हमारा ये है। और अभी तक अगर आपने 2022 का 2021 का क्वेश्चन पेपर जो है उसकी वीडियोस नहीं देखी है, या फिर हमारी नॉर्मल हिंदी की ग्रामर की मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने उसी क्लास के अंदर कई जो ग्रामर टॉपिक्स हैं क्वेश्चन के साथ कवर करवाए थे, अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए कमेंट बॉक्स में और जाकर लिंक के थ्रू आप जाकर देख सकते हो और चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और बहुत बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम सारा अभी करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे उस टाइम पे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? और आपको ध्यान रखना है जो राजभाषा आयोग है उसका गठन कब हुआ, तो ये आपका ये रहा 7 जून 1955। उस टाइम पे अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, श्री बाल गंगाधर खेर ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति आदेश, कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो आदेश है वो कब निकला था, वो भी 1955 में निकला था। इसके बाद क्या हुआ था, 7 जून 1955 को फिर आपका जो राजभाषा आयोग है उसका गठन हुआ था और श्री बाल गंगाधर खेर के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था 57 में, ये इसके बाद आता है 57 में जो है संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। अब संसद की राजभाषा समिति जब गठित हो चुकी थी 57 में, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन कौन से सुझाव आए, तो सुझाव को लेकर 59 में बात की गई है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजभाषा आदेश जो है कब जारी हुआ था, आपका जो अध्यक्ष कौन थे राजभाषा आयोग के, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो राष्ट्रपति आदेश है वो पहली बार तो 55 में निकला था, दूसरी बार जो राष्ट्रपति आदेश है 1960 में निकला था, यानी कि 5 साल बाद निकला था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 5 साल का डिफरेंस रहा है। राजभाषा विधेयी आयोग जो है वो 61 में जो है वो पारित हुआ था। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली जो है वो भी जो है 61 और ये भी जो है 61 में, दोनों में 61 आपको ध्यान रखना है। अब राजभाषा को लेकर आपको ध्यान रखना, राजभाषा इन सब के नाम क्या क्या लगा हुआ है, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम। राजभाषा अधिनियम जो है वो 63 में हुआ है। कैसे याद रखेंगे, देखो मेरे को जो है यहाँ पे
ए में जो है ये 3 लिखा हुआ दिखाई देता है। ए जब बनता है तो ऐसे 3 बनाते हैं हम, तो 63 में हुआ है। 1968 में राजभाषा संकल्प हुआ। संकल्प को कैसे रखेंगे, जब हम क बनाते हैं तो क में हम ऐसे रख देते, पर अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे तो 8 बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। 68 में जो है आपका संकल्प हुआ है, राजभाषा संकल्प। नियम में मुझे न में जो है 6 लिखा हुआ दिखाई देता है, उल्टा 6, तो 76 में नियम जो है राजभाषा नियम जो निकले थे। अब देखिए राजभाषा संसदीय समिति का गठन जो है वो भी आपका 76 में हुआ है। संसदीय समिति का गठन की बात है तो 76 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो संसद की संयुक्त संसदीय राजभाषा, संयुक्त नाम अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो 57 और वरना आपका 76 में हुआ है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे मैंने कहा था पैटर्न में चेंज हुआ है, बिल्कुल पैटर्न में बदलाव हुआ है। वो ये बदलाव हुआ है कि अब हमारे पेडागोजी के जो क्वेश्चन है हिंदी के वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन पेपर में देखे ही हैं जो आपके पेडागोजी को लेकर पूछे जा रहे हैं, जो बीएड वगैरह करती है उसमें आती है। तो ये कॉमन सेंस वाले और ये स्कोरिंग है, इसमें आप मार्क्स ले सकते हो, इनमें गलती ना करें वही बेटर रहेगा। आपको ध्यान रखना कहाँ पर नहीं लिखा गया है, कहाँ पर क्या चीज़ पूछी गई है। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है, तो सबसे पहली बात हमें देख लेनी चाहिए कि जब नई चीज़ पूछी गई है तो उसको हमें जो है एलिमिनेट करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं अच्छे पाठ्यक्रम में, वो चीज़ देख लेनी चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। तो अगर हमारा जो करिकुलम जो होता है अगर वो उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो, उद्देश्य कुछ ना कुछ एम होता है, हम अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो उसकी पूर्ति होगी तो पॉजिटिव वे में। हमें ये भी चीज़ देखनी है कौन सी पॉजिटिव वे में है, क्योंकि अच्छा पाठ्यक्रम, अच्छी जब चीज़ बोली दी तो पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होगी। थर्ड वाला देखते हैं, पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्रहण्य हो, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों के स्तर के जो अकॉर्डिंग हो और वो गहन्य भी हो, यानी कि वो उसको ग्रहण भी करते हो, समझते भी हो। पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला हो। अगर हमारे समाज की चेतना, राष्ट्र की चेतना, राष्ट्रीय भाव जो है अगर पैदा होता है बच्चों के अंदर तो ये बहुत पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम सेकंड वाले को देखते हैं तो पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में न रखा गया। मोस्टली नहीं वाले जो है आपके जो है पॉजिटिव नहीं होते, फिर भी अगर हमें लैंग्वेज जो पूरी अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, ऑप्शन को केवल ना देखकर हमें ऑप्शन को करेक्ट नहीं करना चाहिए, कई बार नया वाला भी हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि अगर हर व्यक्ति जो है, हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होता है आपस में। अगर मैं ए और बी इन दोनों के बीच में अगर मैं मानूँ ये ट्विंस भी हैं तो भी इनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता नज़र आती है। इनके समझने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका और जो इनका IQ लेवल है सब कुछ डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो व्यक्तिगत भिन्नता, हर क्लास में एक जैसे बच्चे नहीं मिलते हैं, पूरी क्लास को हमें मैनेज करना पड़ता है और हर बच्चे की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है हमें। तो यही चीज़ है कि इन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए बट ऐसा करना होता है, तो ये चीज़ होगी। अगले वाले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड है। यहाँ से भी आपके बहुत बारी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और हर आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आया है और खुद के इस क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, अभी आप जस्ट देखेंगे आगे चलकर। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी को लेकर 343 से लेकर 351 तक जो है जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे गए हैं। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक ये ध्यान रखें, 343 से 351 तक है। भाग कौन से पार्ट में लिखा गया, तो 17 भाग में जो है हिंदी के बारे में बता रखे हैं। ये सारे अनुच्छेद जो है भाग 17 में है। 8वीं अनुसूची में बात की गई है और 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है 2 अनुच्छेद जो हैं 343 से 351 के बीच में तो है ही, 2 अनुच्छेद और अलग से है जो आपके हिंदी भाषा को लेकर है, 120 वाला अनुच्छेद और 210 वाला। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, 120 में 12 जो है पहले आए हुए हैं और उसमें हम ऐसे इनको उल्टा कर दे रहे हैं ना। एक चीज़ ध्यान रखने, कैसे याद रखेंगे, 12 छोटा है हमारा और 21 हमारा बड़ा होता है ना। 12 छोटा है, 120 छोटा है। तो संसद की भाषा हमेशा से संसद को क्या छोटा आगा जाता है। संसद जो होता है अगर हम देखें तो संसद जो है वो पूर्ण तौर से जो है दोबारा से स्टार्ट की जा सकती है, पर राज्यसभा होती है, अगर SST वाला कोई स्टूडेंट होगा तो उसे पता रहेगा कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो संसद को हमेशा हर चीज़ में छोटा आग देते हैं ये। वैसे नाम बड़ा रखा है इनका, अपर जो है हम
जो है लोकसभा को बोलते हैं अपर करके बोलते हैं, और राज्यसभा को लोअर करके, सॉरी, संसद को हम बोलते हैं लोअर करके, और जो राज्य है उसको इंग्लिश में अपर करके ही कुछ नाम रहता है इनका, और इसको लोअर करके। तो इसी से ध्यान रखो कि राज्यसभा जो है वो आपका किस में आएगा, बड़े वाले में आएगा, और ये जो है आपका छोटे वाले में आएगा, बस ये ध्यान रखना है। संसद को लेकर जो है अनुच्छेद 120 में बोला गया है, और राज्य विधानसभा की जो भाषा रहेगी, राज्य विधानमंडलों की जो भाषा रहेगी वो 210 में बोला गया है, बस यही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 351, क्योंकि ये आखिरी आपका आर्टिकल है तो इसमें जो है आखिरी काम क्या रह जाएगा, सब कुछ भाषा के बारे में बता दिया। अब आखिरी काम हमारा यही है कि हम भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे, यही चीज़ है, उसकी वृद्धि करेंगे, उसका विकास करेंगे, तो यही चीज़ है। अब देख लेते हैं फटाफट से एक एक करके सारे अनुच्छेदों को। 343 जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें जो 3 है इसे याद रखेंगे आप, इसमें 3 बातें कही गई हैं, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 343 में 3 बातें कही गई हैं, लास्ट का अक्षर देखना है 3। क्या क्या बातें कही गई हैं, पहली बोल रही कि राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है भाई, राजभाषा हिंदी होगी। दूसरी क्या, देवनागरी लिपि होगी, हिंदी है तो लिपि कैसी होगी, देवनागरी होगी। तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा, ठीक है, जो हम अंतर्राष्ट्रीय अंक जैसे 3 लिख रहे हैं, पर हिंदी में 3 अलग तरीके से लिखा जाता है, आपको पता है। तो ये जो है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हिंदी राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का। अब देखो 344 में 44 में कोई भी अंतर नहीं है, 4 - 4 करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, है ना, कोई भी अंतर नहीं है। इसके आगे 1 लगा देते हैं अगर हम, तो 10 वर्ष निकल के आता है, ठीक है, 10। तो 10 वर्ष में राष्ट्रपति क्या करेगा, राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ऐसा लिखा गया था। हर 10 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा 344 में लिखा गया। 345 में राज्यों को राजभाषा चयन का अधिकार होगा। तो चयन देखो 4 हो या फिर 5 हो, है ना, स्लैश लगा दिया, स्लैश का मतलब चयन करना, चॉइस हो गई 4 या 5, है ना। अन्यथा भी होता है इसका अर्थ या तो 4 हो या फिर 5 हो, है ना, या का हमें अर्थ मिल रहा है 4 या 5, इससे कैसे याद कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे चयन जो है हमें दिया गया है, किसको दिया गया है, राज्यों को चयन दिया गया है कि वो अपनी राजभाषा जो है बता सकता है, राज्य की जो जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग बता सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बताया जाएगा तो क्या होगा, तो अन्यथा अंग्रेजी भाषा को जो है या फिर वरना अंग्रेजी भाषा जो है उन पर जो है अंग्रेजी भाषा यूज़ करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो चयन दिया गया राज्य को कि वो अपनी खुद की राजभाषा बताएं, नहीं तो अंग्रेजी भाषा को अपनाएं, है ना, अंग्रेजी भाषा को लेकर जो है आगे कामकाज वगैरह वो पूर्ण करें। ये चीज़ इस तरीके से याद कर सकते हो, या तो 4 या तो 5, क्योंकि अन्यथा का भाव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और चैन का भाव भी दिखाई दे रहा है। अब 46 में आपको ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पर 46 में पत्र लिखा हुआ दिखाई देता है, पता नहीं क्यों दिखाई देता है, तो मुझे दिखाई देता है। देखो जैसे कि 46, अब 4 है, 4 से ये पे हो गया, और 6 जो है मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे इस तरीके से, आप कैसे भी मान लो भाई, मानने के ऊपर होता है। तो आप 46 को पत्र समझिए, और पत्र समझ के करेंगे तो आपको याद रहेगा कि पत्र आदि की भाषा है। अब कुछ नहीं निकल रहा तो लॉजिक निकल रहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 47 जो है, 47 में आपको ध्यान रखना है, इसमें बोल रखा है राज्य जनसंख्या की भाषा दूसरी भाषा जो है वो अपनाई जाएगी। राज्य में जो जनसंख्या के आधार पर जो भी भाषा प्रचलित होगी उसको जो है दूसरी भाषा जो है वो मान लिया जाएगा। 48 में देखो भाई बिल्कुल भी अंतर नहीं है। 4 और 8 में, यहीं पर कर लेते हैं, अगले पेज पे जाते नहीं। 4 और 8 में भाई क्या अंतर है, 4 का ही तो अंतर है ना, बहुत कम अंतर है ना, तम का अंतर कह सकते हैं, बहुत कम, है ना। तो अगर हम कहें तो इसमें बिल्कुल ही तम का अंतर है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई जो अंग्रेजी भाषा में होगी, तम का अंतर कह सकते हैं। 4 और 8 में तम का अंतर है, ज़्यादा बोलने में भी अंतर नहीं है, ऐसे कैसे समझ सकते हो, ऐसे याद रखोगे तो मतलब ईजिली याद रहेगा। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, क्योंकि देखो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी कितना अंतर है, इन दोनों में बस तम लगा दिया गया इसके पीछे, वरना तो उच्च न्यायालय यहाँ पर भी रहता है और यहाँ पर भी उच्च न्यायालय ही रहता है ना। तो तम का अंतर है, और 4 और 8 में भी इतना कुछ खास अंतर नहीं है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं 49 कह रहा है जो संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से होगा। पूर्व शब्द को यहीं पे पकड़ लेते हैं। 49 किसके पहले आता है, 350 के पहले 49 आता है, तो 49 पूर्व में है ना, किसके पूर्व में है, ये 50 के पूर्व में है। इस तरीके से ध्यान रखना है कि 49 में पूर्व वाली बात आएगी कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही क्या होगा, संशोधन में कुछ भी बदलाव होगा, है ना, संशोधन किया जा सकेगा। संशोधन मतलब बदलाव करना।
तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होगी तभी ऐसा कार्य हो सकेगा। 350 जो है इसमें प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा की रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें एक और चीज़ है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है और राजभाषा अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। बस ये 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है 350 में। 351 आखिरी अनुच्छेद रहेगा और आखिरी कार्य ही क्या है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो मैंने बहुत ईजिली आपको याद करवाने की कोशिश की, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है, नहीं पूछा गया है। ध्यान से प्रश्न इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आते हुए भी कई बार चीज़ें गलत हो जाती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च होता है, और क्रियात्मक मतलब अगर हम जो है सृजनात्मक बोल सकते हैं, क्रियात्मक क्रिएटिविटी जिसमें हो इस अकॉर्डिंग। तो उसके द्वारा अगर हम मतलब कि अगर ये क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, तो उसको मतलब कि आप ये देख सकते हो क्रिएटिविटी आ गई जिस चीज़ में, तो इससे क्या है पॉजिटिव ही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे पहले लिख रखा समस्या की पहचान करना। तो हम समस्या अनुसंधान कुछ भी करते हैं, रिसर्च कुछ भी करते हैं, तो समस्या की पहचान करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सोपान यानी कि स्टेप के अंदर इंक्लूड हो जाएगा उसके। समस्या जो है को परिभाषित करना एवं उसकी सीमाएं तय करना। अब परिभाषित भी करना पड़ेगा, जब पहचान हो गई तो उसकी परिभाषा जो है वो भी करनी पड़ेगी और सीमाएं वगैरह बतानी पड़ेगी। समस्या के कारणों को विश्लेषण करना, विश्लेषण भी रिसर्च के अंदर ही इंक्लूड रहता है। अब देखो, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण नहीं करना। कोई भी रिसर्च, नॉर्मली रिसर्च अगर आप पढ़ते हो तो उसमें यही रहता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें पहचान करना है, उसको डिफाइन करना है, उसकी सीमाएं बतानी है, उसका विश्लेषण एनालाइज करना है, और जो उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस जो होता है वो हमें उसका निर्माण करना होता है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो भी समस्या है उसको हम कितने अलग अलग वेज में उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोथेसिस यही होती है, अनुमान हम लगा सकते हैं, पहले से ही हम उस समस्या का ये अनुमान लगा लेंगे कि उसका जो है इन वे से हम क्या कर सकते हैं, इन तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो है आपकी उपकल्पना या फिर हाइपोथेसिस होती है। तो निर्माण नहीं करना, नहीं शब्द आपका इस ऑप्शन को गलत बनाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगर आप सभी ने अभी मेरी हिंदी ग्रामर की जो रिसेंट में क्लास आई थी वो देखी होगी तो आपको पता रहेगा कि मैंने पूरा का पूरा ये जो वर्ण है वो कुछ ही यानी कि 3-4 मिनट में आपको रटवा दिया था। अगर आपको नहीं पता तो फटाफट से जाइए और जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखो जो कंठ है, कंठ वाले ये है ही नहीं, ई भी नहीं है, च भी नहीं है, यह भी नहीं है, ये तो तालु वाले है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये नॉर्मली आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ भी फैक्ट वगैरह तो देख ही नहीं सकते। तो इसके जो लेखक है हेराल्ड ई पामर जो है इसके लेखक है, ये बस याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। मौन पठन का उद्देश्य है। तो मौन पठन देखो, जैसे कि आपको ये वाला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दिया, ये वाला आपका पेडागोजी वाला हो जाएगा ना, आपका ये वाला पेडागोजी वाला हो जाएगा। इसके साथ अगर अभी आप ये नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आपका पेडागोजी वाला हो जाएगा। मौन पठन बीएड में लगा हुआ टॉपिक है। तो मौन पठन जो है, मौन पठन का मतलब है कि बिना बोले मन ही मन में पढ़ना, तो ये मौन पठन रहता है। पठन 2 तरीके से होता है, एक तो हम उच्चारण करके पढ़ के हम पढ़ते हैं, पठन करते हैं, और एक हम जो है अपने मन ही मन में जो है अपना पढ़ लेते हैं ना, रीड करते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य जो है इसका रहेगा, मौन पठन का उद्देश्य है पूछ रखा है, तो उद्देश्य कौन सा है वो पहचानना पड़ेगा। छात्रों में चिंतन, इससे क्या विकसित होगा छात्रों में, इससे जो है छात्रों में विकसित होगा चिंतन और तर्क वितर्क शक्ति। तो हम मन ही मन चिंतन करना सीख सकेंगे, तर्क वितर्क करना सीख सकेंगे। पॉजिटिव है, बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास होगा इससे। तो जो छात्र हैं उनको तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास तभी होता है जब वो मन ही मन पढ़ते हैं, पर मेरी आदत नहीं है मन ही मन पढ़ने में, बहुतों की होती है और वो बहुत अच्छी रहती है। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब रीड करते हैं तो फिर मन ही मन हम पढ़ के रीड कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ वगैरह आते हैं तो ये जो है ये अच्छा रहता है। परिचय शब्दावली को सक्रिय रूप देना, यानी कि जो शब्दावली हमारी परिचित है, जैसे कि अभी आपने ये वर्ड देखा मौन, तो आपको याद आ गया मौन का मतलब चुप रहना है, और ये मन ही मन आपके जो है सक्रिय हो जाएगा अपने दिमाग में, जो है बस पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ये चीज़ बोल रखी है इन्होंने, करेक्ट है बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला है आप सभी का उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा, और इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ये वाला है आपका करेक्ट लगा रखा है। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और मेरी पेंसिल जो है इसकी बैटरी भी जा चुकी है, फटाफट से देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें बोल रखा है कि जो देवनागरी लिपि है उसको लेकर असत्य कथन हमें देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पर है कि देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। जो चीज़ हम बोलते हैं वही चीज़ हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर हम इंग्लिश की देखेंगे तो उसमें कोई चीज़ जो है हमारी जैसे कि अगर हम कहते हैं आर्स,
तो आर्स जो है वो लिखे तो इस तरीके से जाते हैं आर्स, और उसका उच्चारण जो है केवल और केवल जो है हमारा कैसे होता है, लिखा तो भाई मैंने कहा था बैटरी जा चुकी है फ़ोन की इसकी, तो लिखा तो जाता है हमारा जो है इस तरीके से आर्स, पर हम पढ़ते हैं बस केवल इतना, ये एच को खा जाते हैं। पर देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है ना, तो ये चीज़ है। अगला बोल रखा है इन्होंने, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ, तो हम उत्तर भारत नहीं कह सकते, दक्षिण साइड हुआ, क्योंकि इस तरीके से बोला गया था ना, पता नहीं कैसे करके दक्षिण उपजी लाई रामानंद ऐसा करके बोला गया है, तो वो आप याद रख लीजिए। वो तो भक्ति था, है ना, भक्ति था, पर उत्तर भारत में नहीं हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस इतना याद रखिए। अब देखो यहाँ पर जो है राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग रहा है, बिल्कुल करेक्ट रहा है ये। अगला प्रश्न, आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती थी, ये चीज़ भी एस्ट्रेट ने करेक्ट बताई है। अब आगे चलते हैं और इसको लेकर थोड़ा सा और मैं डिफाइन में आपको चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि दो तरीके की है। जो ब्राह्मी लिपि है वो किस, एक तो जो दक्षिणी शैली उसमें बढ़ जाती है और एक उत्तरी शैली में बढ़ जाती है। उसके बाद उत्तरी शैली गुप्त शैली बनती है, वो जो 4 से 5वीं सदी में आती है। उसके बाद सिद्धमातृ, जिसको हम कुटिल जो लिपि है वो बोलते हैं, कुटिल लिपि। इसके बाद जो है देवनागरी लिपि आती है, जो कि 9वीं सदी की है, और ये चीज़ जो है रिपीटेड है, ये PYQ में ऑलरेडी आपसे पूछी गई है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने ये रहा, और ये जो है आपका जो है अनुभाव को लेकर पूछा गया है, इसको पढ़कर आप सभी देख सकते हैं कि इसमें वाचिक अनुभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई है। तो वह चिड़िया जो है उसमें अगर आपने वो कविता पढ़ी होगी तो केदारनाथ अग्रवाल जो है उन्होंने लिखी है सबसे पहली बात, और इसको लेकर जो है एक ऑप्शन में वह चिड़िया जो को लेकर नॉर्मली पूछा गया था कि वह चिड़िया जो में जो मतलब मेंशन भी नहीं किया गया था, इस तरीके से पूछा गया था कि जो विजन जो है उसका अर्थ क्या है। तो विजन का जो अर्थ था वो दृष्टि ना होकर, विजन का अर्थ जो था वो सुनसान जंगल की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि कवि ने भी उसी तरफ इशारा किया है, तो ये चीज़ थी। तो ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था और अब की बार पूछा गया कि चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं है बताई है। तो वह अन्न से बहुत प्यार करती है, जैसे वो कहती है मुझे अन्न से बहुत प्यार है ना, और इसके साथ साथ वह पुराने घने वन बेरोग गाती है, तो बिल्कुल बेरोग गाती है, सुनसान जो वन वगैरह है उसे वन से बहुत प्यार है ना, बूढ़े बाबा के वनों में, इस तरीके से बोल रखा है उसने। वह साहसी भी है, बिल्कुल साहसी, तभी तो वो जो बिल्कुल जो वन सुनसान है उसमें गा रही है। तीसरा इन्होंने बोल रखा है वह एकांत में उदास रहती है, तो एकांत में उदास नहीं रहती है, बल्कि वो बहुत खुश रहती है, तो ये चीज़ इसमें गलत थी, मैंने बता दिया। एक फैक्ट जो था इसका, केदारनाथ अग्रवाल जी ने उनको इसको लिखा है वह चिड़िया जो कविता को, और ये कविता विधा है, इसकी ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन साहित्यकार के बारे में बोल रखा है, तो इसमें जो अनुचित कथन था वो हमें देखना था। सबसे पहले उचित कथन देख लीजिए। पहला जो है उचित है, इस युग के सबसे समर्थ जो निबंधकार रहे हैं बालकृष्ण भट्ट रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। और नव भक्तमाला के रचयिता जो है राधा चरण गोस्वामी थे, ये भी ध्यान रखना है। नव भक्तमाला भक्त जो हैं किसके होते हैं, राधा जी के होते हैं ना, राधा चरण, इस तरीके से याद कर सकते हो। अब इन्होंने एक चीज़ गलत बोल दी, इन्होंने बोल दिया कि जो हिंदी प्रदीप पत्र है वो उसके संपादक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके जो संपादक है बालकृष्ण भट्ट ही रहे हैं। मासिक पत्रिका है, क्या है, हिंदी प्रदीप पत्र मासिक पत्रिका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो भारतेंदु युग है उसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो हमारे रहे हैं यहाँ पे लेखक, वो ध्यान रखने हमें, वो रहे हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट जो है, जैसे मैंने बताया बालकृष्ण भट्ट जो है बहुत प्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं, और इन्होंने जो अपनी लिखी थी हिंदी प्रदीप पत्र जो है वो भी लिखा है। इसके साथ साथ इनका जो जन्म है 44 में हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है 1850 में इनका जन्म हुआ है। प्रेमघन जो है वो 1855 में इनका जन्म हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र 56 में, जगमोहन सिंह जो है 57, अंबिका दत्त व्यास जो है इनका जन्म 58 में, राधा कृष्ण दास जो है 65 में हुआ है। अब ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे भारतेंदु युग के नाम हैं। कैसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा अंदाज़ा हम लगाते हैं, देखते हैं। जैसे कि बालकृष्ण जो हैं वो उनका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है। प्रेमघन, हमारा भारत जो है प्रेम से भरा हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र जो नारायण है उनका जन्म भी मतलब माना जाता है ना। जगमोहन जो है जगमोहन, और अंबिका दत्त
ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, मतलब थोड़ा सा आपको ट्रिकी खुद भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बन नहीं रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के संबंध में अनुचित विकल्प कौन सा रहेगा। तो अनुचित विकल्प तो इसमें यही है कि आपका इन्होंने बोला था कवियों की उर्मिला व्यस्क उदासीनता जो है उसी को आधार बनाकर इन्होंने लिखा था। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि कवियों की उर्मिला व्यस्क उदासीनता जो है इन्होंने आधार बनाई थी गुप्त जी ने। पर आपको ध्यान रखना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी थी, ये जो इन्होंने जिसका सहारा लिया है कवियों की उर्मिला व्यस्क जो उदासीनता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब साकेत जो है रामचरितमानस के बाद दूसरा सबसे बड़ा राम काव्य माना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखी है, सबसे पहली बात तो यही हो जाती है। अगला रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, नवम और जो दशम सर्ग है सर्ग में लिखे गए हैं ये साकेत। तो जो नवम और दशम जो सर्ग है उसमें उर्मिला के वियोग वर्णन के बारे में बता रखा है। और ये मास्टर्स जब हम करते हैं तो उस टाइम पर भी ये सर्ग लगे हुए थे और उसमें भी हमने उर्मिला के बारे में पढ़ा था। अगर जिसने मास्टर्स किया होगा तो उसको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह जो है बच्चन सिंह को लेकर बोल रखा है, बच्चन सिंह ने बोल रखा है कि जो साधक कवि जो हैं किसको मान रहे? बच्चन सिंह मानते हैं गुप्त को साधक कवि। बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कौन सा जो शब्द है वो हमारा असंगत है। असंगत मतलब गलत है। छाया जो है वो तत्सम बोल रखा है, तो तत्सम स से आपको ध्यान रखना है, ये वाला स और ये वाला स हमारा डिनोट करता है संस्कृत को, ठीक है, संस्कृत में भी तो ये वाला सा आता है हमारा, तो इससे आपको ध्यान रखना है। तद्भव फिर हमारा हिंदी ऑलरेडी हो जाएगा, बस यही कन्फ्यूजन रहती थी हमें, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है छाया, छाया जो है वो तत्सम शब्द है और कैसे याद रख सकते हैं, जैसे छाया सूरज जो थे उनकी पत्नी आई थिंक थी या छाया फिर माँ थी, मुझे नहीं पता, सूरज जो है उनकी पत्नी थी आई थिंक, हाँ छाया। तो जो है छाया जो है पुराने टाइम से ये वर्ड यूज़ हो रहा है, इससे कैसे याद कर सकते हो। और ये परछाई इसका जो है हिंदी में जो है इसका वर्जन है ना। उल्लूक जो है उल्लूक हम उल्लू को बोलते हैं और उल्लू जो है हमारा संस्कृत का शब्द हो जाता है और उल्लू जो है हिंदी का शब्द होता है। यही चीज़ गलत दे रखी थी, यही हो गया इसका करेक्ट आंसर। हमेशा जो है विदेशज शब्द है, फारसी से लिया गया हमेशा। भीड़ जो है आपका देशज शब्द है ना। अब चलते हैं आगे। भीड़ जो है देशज भाई। आगे चलते हैं। अगला भी अनुचित कथन पूछ रखा है और ये लॉन्ग करने के लिए ऐसा करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पेपर। अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं। ब्रज भाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिहित किया है। तो जो ब्रज भाषा है उसको अंतर्वेदी नाम दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। ब्रज भाषा अंतर्वेदी, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा अंतर्वेदी कैसे याद रखेंगे? जो ब्रज है उसका दूसरा नाम ही अंतर्वेदी होता है, सही बताऊं तो, क्योंकि हमने अगर डिटेल में पढ़ेंगे जब भाषा के बारे में जब पता चलेगा। तो ब्रज जो भाषा है वो ब्रज में कौन है? ब्रज में राधा रानी है, इस तरीके से याद कर सकते हो, राधा रानी है और वो जो है हमारी अंतर्वेदी में समाई हुई है, हमारे अंदरूनी में, है ना, हमारे जो है मन में है, तो इससे याद कर सकते हैं। अगला जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कनौजी को ब्रज भाषा की एक उपबोली माना है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नगेंद्र नहीं, धीरेन्द्र वर्मा ने कनौजी जो है उसको ब्रज भाषा की एक उपबोली माना है, ये करेक्ट है। बुंदेली बोली को जो है आपको ध्यान रखना है, कोसल जो क्षेत्र है, कोसल क्षेत्र जो है वो नहीं माना, कोशली नहीं माना है। कोशली जो है, कोशली कहाँ की है? कोसल क्षेत्र में बोली जाती है और बुंदेली जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। यही चीज़ गलत थी और ये नॉर्मली हम नाम से पहचान सकते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधि तथा बघेली में नाम मात्र का अंतर बताते हैं। तो उदय नारायण क्या बोलते हैं, जो अवधि है और जो बघेली है उसमें बिल्कुल नाम मात्र का 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें याद ही करने पड़ते हैं, कितना ही पढ़ लो फिर भी हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या चीज़ पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा रहेगा? तो छायावाद का जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले प्रयोग हुआ था हिंदी में छायावाद के नाम से, हिंदी में छायावाद शीर्षक के नाम से, और ये शीर्षक श्री जो शारदा पत्रिका है उसमें यूज़ किया गया था। ये पत्रिका का नाम है और इस पत्रिका के जो है कौन रहे थे? मुकुटधर पांडे जो हैं उन्होंने इसका संपादक किया होगा, 1920 में किया। और मुकुटधर पांडे जो हैं उन्हीं ने हिंदी में छायावाद जो है वो नाम से शीर्षक निकाला था जिसमें छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ था, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता, देखो ये ध्यान रखना है कि अगर हमने असत्य पहचान ले तो उसको करेक्ट कर डाला, कि हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर यूज़ हुआ था और किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था, ठीक है। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं कि मुकुट किसके सिर पे विराजमान होगा? जब पहली बार कुछ
अलग से कोई चीज़ करेगा, है ना। तो छायावाद जो शब्द है प्रयोग उसने मुकुटधर ने किया था। अब देखते हैं यहाँ पे और शारदा पत्रिका में किया है। अब और भी फैक्ट जो है इसमें दे रखे हैं वो हमें याद कर लेने चाहिए। जैसे छायावादी काव्य जो है वो लाक्षणिकता जो है यानी कि कुछ अलग ही बात कहते हैं। छायावादी जो कवि रहते हैं जो लिखते हैं वो कुछ अलग होता है और उसका अर्थ जो होता है कुछ अलग ही रहता है। लाक्षणिकता है, व्यंजनात्मकता है, प्रकृति के जो प्रकृति के बारे में बहुत चीज़ें लिखी है। तो ये जो है छायावाद के गुण हैं, विशेषता है छायावाद काल के। रामविलास शर्मा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहते हैं। तो रामविलास शर्मा ने निराला को क्या क्या बोला है, ओज बोला है, औदात्य बोला, विद्रोह का कवि बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा जो है वो रही है। तो सुमित्रानंदन पंत जो है ये भी ध्यान रखने, छायावाद के 4 जो सप्तक हैं, 4 जो रहे हैं उसके अंदर ही आती है सुमित्रानंदन पंत भी। तो गिरजे का घंटा लिखा है किसने, सुमित्रानंदन पंत ने। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका छंद जो है वो पूछा गया। इसमें कीरट सवैया छंद है। छंद को पहचानने के लिए कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी जो मात्राएं वगैरह होती है वो याद रखनी पड़ती है। तो छंद जो बिल्कुल ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो यहाँ पे नहीं समझाया जा सकता। तो कीरट सवैया है इसमें। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। तो डॉक्टर नगेंद्र जो है रीति निरूपण को कौन सा ग्रंथ, सबसे पहले उन्होंने किस ग्रंथ को जो है रीति निरूपण का ग्रंथ माना है, तो वो ध्यान रखना है। उन्होंने कृपा रामकृत हित रंगनी जो है उसको माना है। तो ये किसने लिखी है, कृपा राम ने लिखी है, ये ध्यान रखना है, हित रंगिनी। इसमें नीति परक ग्रंथ भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। केशवदास ने कौन सी लिखी है, नॉर्मली हमसे पूछ लिया जाता है, तो केशवदास ने कवि प्रिया लिखी है, ठीक है, कवि प्रिया। तो मैंने ये क्वेश्चन रिपीटेड है केशवदास वाला, ठीक है, ये नॉर्मली पूछा गया था कवि प्रिया किसने लिखी, केशवदास ने लिखी है। तो इस चीज़ ध्यान रखनी है। काव्य के विभिन्न अंग जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए, किसके, कवि प्रिया के अंदर काव्य के अलग अंगों के बारे में व्याख्या है। कवि प्रिया जो है केशवदास की है। साहित्य लहरी जो है सूरदास की, इसमें दृष्टिकूट पद जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब कैसे याद रखेंगे, सूरदास जो है वो अंधे थे, है ना, ऐसे ही बोला जाता है। यानी कि सूरदास जो हैं उनके पास अपनी जो है आँखों की ऊर्जा नहीं थी, तो दृष्टिकूट जो है याद कर सकते हैं। अब देखते हैं चिंतामणि जो है, चिंतामणि ने कवि कल्प द्रुप जो है कवि कल्प द्रुप लिखी है और इसमें काव्य के जो लक्षण और भेद हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चिंतामणि ने कवि कल्प द्रुप जो है वो लिखी है। अगला प्रश्न है, मैंने कहा था ये वाला जो क्वेश्चन है रिपीटेड है और ये तो इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है ना। तो ये अनुच्छेद वाला रिपीटेड है और 2 बार जो है रिपीट हो चुका है। पूछा गया था संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय जो अंक है उसका यूज़ होगा। इन 3 बातों की बात किसमें की गई है, 343 अनुच्छेद में की गई है। फर्स्ट ही अनुच्छेद 343 है। लास्ट अनुच्छेद जो है 351 है जिसमें हिंदी का प्रचार प्रसार को लेकर बोला गया है। 44 में कोई अंतर नहीं है, 0 निकल के आता है। 0 के अगर 1 लगा दिया 10 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन करेगा, कौन करेगा, और जो राष्ट्रपति है वो करेगा। 210 बड़ा है, बड़ा होते हुए भी राज्य जो है इसमें प्रधान रहता है, तो राज्य विधानमंडल जो है उसकी भाषा के बारे में बात की गई है। 120 में जो संसद की जो भाषा है उसके बारे में बात की गई है, इसलिए ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमें, अगला ये प्रश्न है और इसमें रचना तथा रचनाकार जो है असंगत है वो देखना था। वाणी की व्यथा जो है नागार्जुन ने लिखी है, यही इसमें गलत था। युग धारा भी नागार्जुन ने लिखी है, वाणी की व्यथा भी नागार्जुन ने लिखी है। युग की गंगा केदारनाथ ने लिखी है। युग की गंगा कैसे याद रखेंगे, देखो युग धारा, अगर युग जो है वो लंबे टाइम से जो युग धारा चलती हुई आ रही है वो नागार्जुन ने लिखी है। युग की गंगा, गंगा केदारनाथ, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं हम। केदारनाथ जो शिव जी का है और वहाँ पे गंगा, इसे किसे याद कर सकते हैं आप। अजय खंडहर जो है वो रांगे राघव जो है उन्होंने लिखी है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसको पढ़ते ही हमें वीरता का ऐसा हो रहा कि हम ही कुछ कर डाले, है ना। तो इसमें लड़ने मतलब कि जो क्षमता है हमारे अंदर डाली जाती है, ऐसे जो होते हैं, और वीर रस प्रधान इन काव्यों को कहा जाता है। तो हमें रौद्र यानी कि ऐसा कुछ गुस्सा तो नहीं आ रहा है, बल्कि हमें ऐसा हो रहा है कि हम भी उसमें भाग ले सकते हैं और हम भी जो है इसको कर सकते हैं ना। ये जो है इसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मुझे मानो मुझे। तो ये जो वीर रस प्रधान है। आगे चलते हैं। विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है, तो विश्वनाथ जो है उसने जो रस ब्राह्मण जो ब्रह्म आनंद है उसके बारे में बात नहीं की है, और जो बाकी है उनके बारे में बात की है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस अखंड की बात की है, सत्वोद्रेक में जो है उसकी बात की है, तो ये ध्यान रखना है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, जिसमें जो है पेडागोजी का प्रश्न हो गया। आई थिंक ये 4था या 5वां प्रश्न ही है हमारा।
पैडागोजी का लेखन कौशल नहीं है उसका उद्देश्य जो है लेखन कौशल का जो नहीं है वही हमें पहचानना है। तो पहला बोल रखा है छात्रों की लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान कराना। तो हमेशा पॉजिटिव जो है वही चीज़ नहीं देखनी होती है, कई बार हमें लैंग्वेज समझनी पड़ती है क्या चीज़ पूछ रखी है। तो लेखन कौशल की बात हो रही है तो हमें केवल लेखन कौशल को लेकर ही बात करनी पड़ेगी, उसको ही देखना पड़ेगा। तो जो लिपि है, शब्द है, मुहावरे, सारे लिखने की ही बारे में बात कर रहे हैं और इनका ज्ञान बढ़ेगा लेखन कौशल में। अगर बच्चा लिखेगा तो लिपि में विकास होगा, शब्द में विकास होगा और मुहावरे में विकास होगा। बालक जो है सुंदर लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, सुडोल अक्षरों में लिखना सीख जाएंगे, उसमें निपुण हो जाएंगे, ये भी उसका पॉजिटिव वे है। बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराया जाएगा। तो वाक्य रचना के जो नियम है इनकी वाक्य बनाने खुद सीखेंगे बच्चे, तो लिखने से ही तो बच्चे सीखेंगे वाक्य बनाने, है ना। तो ये भी इसके अंदर आ जाए। बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। अब बच्चों की रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाए जाते हैं तो ये भी हमारा करेक्ट होगा अगर हम पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, है ना। पर हमें पॉजिटिव वे वाला इसमें ऑप्शन करेक्ट जो है हमें नहीं करना, बल्कि हमें देखना है कि लेखन कौशल जो है इसमें है या नहीं है। तो बच्चों को अगर हम छोटे छोटे गीत सुनाएंगे तो ये तो सुनने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, श्रवण कौशल में, ना कि लेखन कौशल में। तो यही अंतर, और ये भी बीएड का आपका टॉपिक है, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, इस तरीके से। तो इसलिए हमारे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा पैडागोजी को लेकर पढ़ाया जाए तो उसके बारे में आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगला जो प्रश्न जो रहेगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से आप सभी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी क्लासेस को भी देख सकते हैं ताकि आप सभी का आधा सिलेबस तो PYQ से ही कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।